हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। आज हम देखने जा रहे हैं अच्छी स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपका दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम में आता है, वो भी कितने नंबर का, 5 नंबर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति होता क्या है। अच्छा, अच्छी स्थिति की बात करते हैं तो वैद्युत ध्रुव आपका होता है -q आवेश और +q आवेश से मिलकर बना होता है, जो कि हम आपको समझा चुके हैं और हमने इससे पहले के लेक्चर में बताया था। जिन बच्चों ने इससे पहले के लेक्चर नहीं पढ़ा है, पहले वो पहले के लेक्चर पढ़े, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो -q और +q आवेशों से मिलकर बना होता है। बीच की दूरी क्या होती है, o, यानी मध्य बिंदु होता है o। अल्प दूरी होती है 2l। मध्य बिंदु क्या होता है, वो अल्प दूरी क्या होती है 2l। ठीक है, तो ये दूरी होगी l, ये भी क्या होगी दूरी l। हम बात कर रहे हैं अच्छी स्थिति, किसकी बात करें, अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति मतलब इसी की अक्ष में, तो इसी की अक्ष में क्या होता है, ये होती है अच्छी स्थिति। क्या होती है, ये होती है अच्छी स्थिति। अब किसकी बात करेंगे, निरक्षी स्थिति। तो हम यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं आपको निरक्षी स्थिति। निरक्षी स्थिति का सीधे कॉन्सेप्ट ये होता है, जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है उसका लंबार्धक करने पर, लंबार्धक मतलब मध्य बिंदु से जो आपकी लंबवत रेखा होगी, ठीक है, मध्य बिंदु से जो लंबवत रेखा होगी उससे कितनी भी दूरी पर आपको निकालना है, वो है क्या क्या, वो है आपका निरक्षी स्थिति पर। कहने मतलब समझो। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति कैसे पता लगाते हैं कि निरक्षी स्थिति क्या होगी। निरक्षी स्थिति का मतलब है उसका क्या करो, लंबार्धक करो। क्या करो, लंबार्धक करो। ठीक है, जो बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसका लंबार्धक करने पर, ठीक है, ये कितनी भी दूरी पर आपको निकालना हो, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं निरक्षी स्थिति पर, तो उससे पहले हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। एक ऐसी युक्ति होती है, मतलब एक ऐसी संरचना होती है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना होता है और इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। और हमने ये भी बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा जो होती है -q से +q ओर होती है, +q की ओर होती है। ठीक है, तो वही चीज देखने जा रहे हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव है AB, ए पर आवेश -q है, बी पर आवेश +q है। ठीक है, तो इसके मध्य बिंदु O से इसकी लंबार्धक रेखा, इसकी लंबार्धक रेखा पर स्थित कोई बिंदु P है। हमको क्या निकालना है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार समझ लो, अगर कोई भी डेरिवेशन है उसमें लैंग्वेज लिखना क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लैंग्वेज के बेस पर आपके नंबर में क्या होते हैं, उसी में क्या होते हैं, काउंट होते हैं। तो कहने मींस क्या है कि आपको अगर किसी भी डेरिवेशन का क्या लिखना है, लैंग्वेज लिखनी है, तो लैंग्वेज क्या है, वो डायग्राम ही सब कुछ आपका क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। लैंग्वेज क्या बताता है, डायग्राम ही बताता है। तो लैंग्वेज अगर आपको अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। ये मध्य बिंदु O से लंबार्धक रेखा पर स्थित क्या बिंदु P है, जिस पर आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर और अच्छे से लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, माना वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K। माध्यम कोई हो सकता है, वायु हो सकता है, निर्वात हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए परावैद्युत पदार्थ जो होगा या फिर परावैद्युत माध्यम की वैल्यू आपको एग्जाम में मिलेगी। ठीक है, न्यूमेरिकल पर्पस से होता है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबार्धक रेखा, यह है लंबार्धक रेखा। ठीक है, लंबार्धक रेखा से P बिंदु, ठीक, के P बिंदु पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए क्या करते हैं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस बिंदु पर निकालनी होती है, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो या वैद्युत बल निकालना हो, उस बिंदु पर आप रखते हैं परीक्षण आवेश। क्या रखते हैं, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश जिधर जाने की कोशिश करता है वो होती है आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है, परीक्षण आवेश आगे बहुत काम आने वाला है, न्यूमेरिकल पर्पस से हो या फिर किसी भी, ठीक है, आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो या फिर बल की दिशा ज्ञात करनी हो, तो वहां पर परीक्षण आवेश हम यूज करेंगे। कहने मतलब है परीक्षण आवेश करता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल की दिशा को निकालता है। ठीक, अब ध्यान से समझना, परीक्षण आवेश हमने प्लस की नोट यहाँ रखा, तो जो प्लस की आवेश है, प्लस वाला प्लस पर फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी, ये दिशा ये होगी, तो क्या होगी, ये होगी इवन। ठीक, अब ये प्लस की नोट है, ये माइनस की, तो माइनस की वजह इसको अपने आकर्षित करेगा, तो दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी e2। अब एक बात समझ लो, हमने आपको बताया था जब दो वेक्टर क्या होते हैं किसी, ठीक है, कोण पर होते हैं, किसी कोण पर होते हैं, तो उनका तुल्य
निकालने के लिए, उनका परिणामी निकालने के लिए क्या कर देते हैं, उनका कंपोनेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कंपोनेंट। 3 पॉइंट ध्यान रखो, जब दो वेक्टर क्या होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, तो परिणामी निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, पहला। ठीक। अगर दो वेक्टर क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, तो उनका परिणामी निकालने के लिए क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर किसी कोण पर होते हैं, या तो उसके कंपोनेंट कर दो, या तो क्या करते हैं, परिणामी का फॉर्मूला अपने, ठीक है, पढ़ा होगा 11th में। आर इक्वल होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या तो ये अप्लाई कर सकते हो। कंपोनेंट करना क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, कंपोनेंट करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझेंगे। ये वैद्युत ध्रुव है AB, इसके बीच की दूरी 2 है, तो ये मध्य बिंदु से दूरी माइनस क्यू की L हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना है, अपने परीक्षण आवेश रखना प्लस की नोट, तो प्लस वाला इसमें फोर्स लगाएगा। परीक्षण आवेश कभी भी बल नहीं लगाता, केवल बल का क्या करता है, अनुभव करता है। तो इस पर बल लगाएगा, ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये किसी कोण पर थीटा, तो ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया। क्यों, ये कैसे होंगे, आपस में एकांतर कोण होंगे। क्या होंगे, एकांतर कोण। ये थीटा है तो ये भी थीटा। ठीक है, ये वाला थीटा है तो क्या होगा, ये भी थीटा। ये क्या होंगे, संगत कोण होंगे। ये क्या होंगे, संगत कोण होंगे। ठीक है, ये E1 है थीटा कोण पर, ये क्या है, E2 थीटा कोण पर। तो इसका जो आपका व्यू है, हमने अलग डायग्राम बना दिया ताकि यहाँ पर अगर इसके कंपोनेंट करें तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकालेंगे। ठीक, उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकालेंगे। ठीक, ये दोनों निकालेंगे। उसके बाद परिणामी निकालने के लिए क्या करेंगे, परिणामी निकालने के लिए यहाँ पर कंपोनेंट करना है। क्या करें, कंपोनेंट। इससे पहले हमको क्या जरूरत होगी, A से P तक की डिस्टेंस जरूरत होगी और B से P तक की डिस्टेंस जरूरत होगी। अच्छा, O से P तक की डिस्टेंस क्या है, R। क्या है, R। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, देखो जो AP होगी वही क्या होगी, BP होगी। देखोगे त्रिभुज AOP में, AOP में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, लंब हो गया। लंब के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। लंब के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कि आपका AP का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, लंब, लंब क्या है आपका OP, यानी कि OP स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर यानी कि AO स्क्वायर। ठीक है, AP की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, OP की वैल्यू क्या है, R, और AO की वैल्यू क्या है, L स्क्वायर। ठीक है, तो AP की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, AP की वैल्यू, तो AP पर क्या है, रूट है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लिख दो, या फिर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जो AP होगा, जो AP होगा वही क्या होगा, आपका BP होगा। समझ गए ना, जो AP होगा वही क्या हो जाएगा, आपका BP हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, AP इक्वल, ठीक है, AP इक्वल किसके होगा, BP के होगा। ठीक है, आपका वैल्यू क्या होगी, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। क्या करते हैं, कंपोनेंट की। तो ध्यान से समझना, ये E1 क्या है, थीटा कोण पर है, तो ये थीटा कोण पर है, तो थीटा कोण पर है तो कंपोनेंट करेंगे तो क्या होगा, ये तो भाई E है, इसके कंपोनेंट करेंगे तो थीटा के पास वाला क्या होता है, cos थीटा। ठीक, और जो ये लंबवत वाला होगा, दूर वाला क्या होगा, E1 sin थीटा होगा। सेम केस क्या होगा, E2 के साथ, ये थीटा के पास वाला क्या होगा, cos थीटा, यानी कि E2 cos थीटा होगा। ये वाला क्या होगा, E2 sin थीटा, क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। ठीक है भाई, ये एंगल तो कितना है, थीटा है ना, थीटा कोण पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, E1 sin थीटा ये भी है। ठीक, ये क्या है, E1 sin थीटा, और ये क्या है, E2 sin थीटा है। दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं। बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है A से P और B से P क्या है, आपस में बराबर है। तो जो इनकी वैल्यू जो भी होगी, E1 E2 वैल्यू वो भी बराबर होगी। और दूसरी चीज क्या है, ये Q1 आवेश और प्लस Q और माइनस Q आवेश आपस में क्या होते हैं, बराबर है।
तो बराबर होने के कारण क्या होते हैं, इनकी वैल्यू आपस में बराबर होगी, बस विपरीत दिशा में, यानी कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर और विपरीत दिशा होने के कारण क्या होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और परिणामी निकालने के लिए क्या करेंगे, e1 cos थीटा e2 cos थीटा है ना, ये एक दूसरे को एक ही दिशा में होने के कारण क्या होते हैं, एक ही दिशा में होने के कारण क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो परिणामी के लिए e इक्वल e1 cos थीटा और e2 cos थीटा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब बात आती है e1 और e2 की, तो e1 और e2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे। e1 क्या है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, समझ गए ना। क्या लिखेंगे हम, E1 इक्वल, क्या लिखेंगे, E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी BP है ना, यानी कि बीच की दूरी अगर हमने निकाला है BP, रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E1 इक्वल क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। और दिशा की बात कर ले इसमें कि भाई कि प्लस क्यू आवेश जो है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, कहां दिशा होगी, B से P की ओर, तो यहां लिखोगे दिशा B से P की ओर, क्या लिखोगे, B से P की ओर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ बच्चे केवल डेरिवेशन के होते हैं, लर्न कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन उनको उनका एक्चुअल में कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, ठीक है। तो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट मींस कैसे क्या किसके कंपोनेंट होंगे, उसके डायरेक्शन वगैरह सब चीज आनी चाहिए, ठीक। जो बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अगर समझ आएगा तो क्या करेंगे, शेयर भी कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम E1 की बात तो कर ली है, अब किसकी बात करते हैं, E2 की बात। E2 किसके कारण है, माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, किस पर निकाल देंगे, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा E2 की वैल्यू देखो, हमने आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बताया था, क्या होता है Q अपॉन R स्क्वायर, डेरिवेशन भी बताया था, इसका आगे बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, Q अपॉन R स्क्वायर होता है। E2 की वैल्यू बात करेंगे तो E2 की वैल्यू के लिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पर हम साइन नहीं लेते, माइनस कुछ प्लस, हम केवल उसका मैग्नीट्यूड ही लेंगे, साइन कहाँ लेते हैं, अदिश राशि में लेते हैं। जैसे अगर हमको विभव निकालना होगा, चैप्टर जब पढ़ेंगे विभव वाला, विभव निकालना होगा, काल निकालना होता है, या फिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी होती है, तो वहां पर साइन की बात करते हैं, वो आगे देखेंगे। यहाँ पर साइन वगैरह से कुछ मतलब नहीं है कि आप माइनस साइन ले लो, कुछ मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पर दिशा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, दिशा, ठीक है। E2 इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अच्छा R क्या होगा, AP होगा, AP और BP तो बराबर ही है ना, ठीक है। लिखोगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट है और होल स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल, ठीक है। थोड़ा सा अगर अच्छे से लिख दिया जाए इसको तो क्या लिखोगे, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो E2 इक्वल क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। देखो अगर वैल्यू निकाल रहे हो तो दिशा भी निकालनी जरूरी है, ठीक है। एक चीज आपको आना चाहिए, E2 जैसा कहा कि ये देखो E2 कहां जा रहा है, नीचे की ओर ना, तो P से A की ओर, P से A की ओर लिखेंगे, दिशा में P से A की ओर, P से A की ओर, ठीक। ये बात होगी E1 की, और किसकी बात होगी, E2 की। अब हम बात करने जा रहे हैं कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा,
यानी कि बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि टोटली है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी कि लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अच्छा, E1 की वैल्यू ये है और E2 की वैल्यू ये है, लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, की तीव्रता E इक्वल क्या होगा, E1 cos थीटा, क्या होगा E1 cos थीटा। ठीक है, कैसे लिखेंगे, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E इक्वल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ध्यान से समझना ये आया कैसे है। ठीक, हमने थीटा है ये E1 के कंपोनेंट के दो कंपोनेंट होंगे, एक cos थीटा होगा एक sin थीटा होगा। ठीक, जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल वाला ही cos हो और वर्टिकली वाला sin हो। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, थीटा के पास वाला cos होता है, थीटा से दूर वाला क्या होता है sin। वही E2 के साथ है, थीटा के पास वाला cos होगा, थीटा से दूर वाला क्या होता है sin होता है। ठीक, E1 और E2 दोनों बराबर होते हैं लेकिन दिशा विपरीत है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों वेक्टर हैं, एक ही दिशा में, क्या है, एक ही दिशा में, तो क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे, क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अब अगर लैंग्वेज लिखना चाहो तो ले सकते हो, क्या लिखोगे, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 के दो कंपोनेंट करने पर E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। ठीक, समझ गए ना। E1 cos थीटा वाले घटक क्या होते हैं, एक ही दिशा में घूमने के कारण क्या होते हैं, एक ही दिशा में घूमने के कारण क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जबकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या होते हैं, विपरीत दिशा में घूमने के कारण क्या होते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक, अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब E इक्वल E1 cos थीटा है प्लस E2 cos थीटा है। E1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, E2 वैल्यू भी निकाल चुके हैं, बस वैल्यू पुट करना है। तो E इक्वल क्या लिखोगे, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपन में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अच्छा, cos थीटा हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपन में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हम कॉमन ले चुके हैं, कॉमन क्या लिया है, cos थीटा, क्या लिया है, cos थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना। ठीक, अब जो वैल्यू लिए है वही वैल्यू ये है, कहने का मतलब है ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो सेम होने के कारण क्या कर देंगे, ऐड लेंगे, यानी कि 1, ये एक वैल्यू दूसरी वैल्यू तो क्या लिख दोगे, 2 हो जाएगा ना, ये 2 * 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू इतनी आती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो cos थीटा इक्वल क्या होगा, ठीक है भाई, ये कोण के साथ में लंब होगा, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, आधार। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, आधार l है, कर्ण क्या है, ये AP r स्क्वायर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कि अगर cos थीटा की वैल्यू रखें तो cos थीटा की वैल्यू तो यहाँ पर ब्रैकेट में निकाल दे रहे हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, cos थीटा इक्वल क्या होगा, ठीक है, आधार क्या है, आधार OA अपॉन में क्या है, कर्ण AP। ठीक, आप नोटबुक में इसके बगल में ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट में आप शो करेंगे। ठीक, तो आधार क्या है OA यानी कि L, ठीक, कर्ण क्या है AP, AP की वैल्यू निकाल चुके हैं, रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर यानी cos थीटा। ठीक है, यानी cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, l अपॉन रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक, अच्छा, रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं ना पावर में, तो क्या लिखोगे, cos थीटा इक्वल l अपॉन में, ठीक, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के होल पावर क्या होगा 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू ये आ गई, cos थीटा की वैल्यू ये आ गई। तो वही हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं। ठीक है,
क्या लिखोगे cos थीटा इक्वल l अपॉन में रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल पावर 1/2। एक बात समझ लो सभी, ठीक है, अच्छी स्थिति से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, अच्छी स्थिति। थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होता है cos थीटा का, क्योंकि cos थीटा मेन इंपॉर्टेंट टर्म है। cos थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाए, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू देखी थी l अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की होल पावर 1/2, ठीक। अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा यहाँ पर एक टर्म और रह गया है, ठीक है, वो क्या है e इक्वल, ठीक है, e इक्वल क्या लिखेंगे आप, देखो 2 हम यहां दे देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू 12, ठीक। क्या हो गया ये q इनटू 12, ठीक। अच्छा ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर कौन है, ठीक है, ये क्या 1/2, 1/2 क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो क्या हो जाएगा ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल पावर क्या होगा 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2। हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया था, क्या बताया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, p इक्वल होता है q इनटू 12। तो यहां पर रख देंगे q की q इनटू 12 की जगह क्या रख देंगे p। तो E इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल पावर 3/2। कितना लिख देंगे, ठीक। q इनटू 12 के लिए क्या लिखेंगे p, बाकी पूरा टर्म सेम, ठीक। अब बात आती है l की, किसकी बात आती है l स्क्वायर की। आपको पता है, क्या पता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव AB, उसमें आवेश माइनस q और प्लस q आवेश एक दूसरे से बहुत अलग दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से बहुत अलग दूरी पर स्थित होते हैं। तो 12 बहुत ही ज्यादा अलग होती है, किसमें होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है, किसमें होती है, एंगस्ट्रॉम में। तो L तो और ही कम होगी, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, बहुत कम होता है। किसके कंपैरिजन में, R के कंपैरिजन में। ये जो दूरी होती है ये मीटर में होती है या सेंटीमीटर में होती है, जबकि L जो होती है माइक्रो मिलीमीटर में, एंगस्ट्रॉम में होती है। किसमें होती है, एंगस्ट्रॉम में। तो वही चीज है L स्क्वायर का मान क्या होता है, देखो L का मान जो होता है R के कंपैरिजन में क्या होता है, छोटा होता है। तो L स्क्वायर का मान क्या होगा, R स्क्वायर के कंपैरिजन में और भी छोटा होगा। इसलिए L स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट। ये बहुत ज्यादा, ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि L को R के कंपैरिजन में, यानी L स्क्वायर को R के कंपैरिजन में नेगलेक्ट क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि L इज वेरी वेरी लेस देन R, ठीक है। देन तो L स्क्वायर इज वेरी वेरी आल्सो लेस देन क्या होगा, R होगा, R स्क्वायर। तो L स्क्वायर का मान क्या होगा, R स्क्वायर के कंपैरिजन में और भी क्या होगा, कम होगा। तो ठीक है, तो L स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 0। तो L स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0। तो यहाँ पर अगर 0 लिखेंगे तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये था B। क्या लिखेंगे, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ऐसे ही रहेगा, ये R स्क्वायर हो जाएगा, होल पावर क्या होगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। समझ गए, कोई प्रॉब्लम है। अच्छा 2 से 2 कैंसिल कर दें, 2 से 2 कैंसिल कर दें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, P अपॉन R क्यूब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये है फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि निश्चित स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है, P अपॉन R क्यूब। अच्छी स्थिति पर क्या आती है, 2P अपॉन R क्यूब। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डेरिवेशन में एक्सप्रेशन आया है, क्या है, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन R क्यूब। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि पहले E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे, उसके बाद परिणामी निकालने के लिए E इक्वल क्या कर देंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ठीक है। E1 की वैल्यू रखने के बाद E2 की वैल्यू रखने के बाद cos थीटा हमने कॉमन लिया, cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, इसमें रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। सबसे जरूरी बात क्या है, इसकी दिशा, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा E, इसकी दिशा क्या होगी, दिशा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा दिशा के लिए क्या है, E है, ये तो E है, ये है, तो क्या है AB के समांतर है ना, तो क्या लिखोगे
जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, इसकी दिशा क्या होगी? वैद्युत द्विध्रुव AB, वैद्युत द्विध्रुव AB के समांतर क्या होगा? प्लस q से माइनस q की ओर। देखो E है का, E यही जा रहा है, तो क्या होगा? प्लस q से माइनस q की ओर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस q से क्या होगा? माइनस q की ओर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो दिशा होगी वो होगी परिणामी। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा? निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जो भी ठीक है, आप जो भी बच्चे क्या कर रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगा होगा या फिर कुछ नई चीज सीखने को मिली होगी तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।